आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। मैं डॉक्टर हिमालय सिंह राठौड़ आप सबके लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 लाख प्लस। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी, स्कूल एंड कॉलेज लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी एंड नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 5,000 रुपये का कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अपने निजी बैंक खाते से 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया, देन इसका ट्रांजैक्शंस बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है और पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं आते हैं। हम यदि बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अवधारणा आती है जिसे हम कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि व्यापारी और व्यापार का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। इसलिए इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दीप्ति अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है और इस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन से हैं? एक व्यवसाय के लिए भवन खरीदना चाहती है और इस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन से हैं? तो इसी प्रकार के व्यवसाय ने वर्ष 2020 में 1 लाख रुपए का भवन खरीदा। 2018 की भवन की लागत का विवरण इस प्रकार है। 2019 की भवन की लागत का विवरण यह है और इसी प्रकार भवन की अगस्त 2017 में लागत 25 लाख रुपए है। क्वेश्चन पर वापस ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा दीप्ति अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है, इस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन से हैं? तो इसी प्रकार के व्यवसाय ने वर्ष 2020 में 1 लाख रुपए का भवन खरीदा। सर आप कहोगे कि 18, 19 और 17 की क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको पता होगा चालू वर्ष की अवधारणा करंट ईयर कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि वर्तमान वर्ष से संबंधित लेन देनों का लेखा ही वर्तमान पुस्तकों में किया जाएगा। पूर्व के वर्षों से यदि कोई संबंधित है तो उसका हम समायोजन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण होता है। तो पहला लेखांकन प्रक्रिया का पहला चरण होता है द फर्स्ट प्रोसेस द मेजरमेंट ऑफ ए मनी, जो मौद्रिक मापन है हम उसका मूल्यांकन करेंगे। सेकंड, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करेंगे। थर्ड, उसका वर्गीकरण करेंगे। तत्पश्चात हम 4th पॉइंट पे बात आए तो सारांश, और 5वें नंबर पर आएगी सूचनाओं का संप्रेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है सूचनाओं का संप्रेषण। लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा करना, वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण करना, इसमें ट्राइवलेंस आएगा, और सूचनाओं का विश्लेषण और इसकी व्याख्या करना। देन ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा समरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचनाओं की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? ध्यान रखिए गुणात्मक की बात की गई है। प्रासंगिकता क्या कहा गया क्वेश्चन में? जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, इट मीन्स द ऑल ऑफ द क्लियरिफिकेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस जब हमने दे दिए हैं तो लेखांकन सूचनाओं की कौन सी गुणात्मक, इट मीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करेगा, वो है प्रासंगिकता। मापने की सामान्य इकाइयों प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित करता है। मापने की सामान्य इकाइयों का प्रतिवेदन साधारण प्रारूप में प्रस्तुत करता है, वो है तुलनीयता, इट मीन्स कंपेरिजन। जब हम एक दूसरी पुस्तक के अंदर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं तत्पश्चात उस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। व्यवसाय में पूंजी का अर्थ होता है संपत्तियों पर दायित्व का आधिक्य या दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य। करेक्ट आंसर सेकंड है, दायित्व पर संपत्तियों का आधिक्य, जिसे हम कहते हैं असेट्स इक्वल टू
कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इट मीन्स इन्होंने ये कहा है कि कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल इक्वल टू ए माइनस एल। इट मीन्स असेट्स हमारी लाइबिलिटीज पे क्या है, आधिक्य है, तो दायित्व पर संपत्तियों का आधिक्य ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्वामी द्वारा व्यवसाय से धन या माल निकालने पर जिस खाते में लेखा किया जाता है उसका नाम होता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि व्यापार से धन या माल निकालने पर जिस खाते में लेखा करते हैं तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। इट मीन्स आहरण। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ आहरण। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। आहरण खाता कौन सा खाता, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए ड्राइंग अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में व्यवहार से तात्पर्य वस्तु, धन, सेवाओं का बिना मूल्य आदान प्रदान है, मूल्यों पर आदान प्रदान है, नकदी आदान प्रदान है? तो हम बात करेंगे, करेक्ट आंसर है सेकंड, वस्तुओं, धन और सेवाओं के मूल्यों पर आदान प्रदान। पुस्तकालय लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता हैं, क्या बोला मैंने आपको, द फादर ऑफ ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मेथड जो है, उसके पिताजी जो हैं, फादर, इट मीन्स हम उसे कहते हैं लुकास पेसियोली। क्या कहते हैं? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ने सन 1494 के अंदर इटली के वेनिस नगर में डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे दोहरा लेखा प्रणाली के रूप में आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लुकास पेसियोली। निम्नलिखित में से दीर्घकालीन दायित्व है, इट मीन्स द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसे कहते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटीज। इट मीन्स यहाँ आंसर होगा डिबेंचर। इट मीन्स ऋण पत्र। क्या है? डिबेंचर्स। नेक्स्ट, निम्न में व्यापार की चालू संपत्ति है स्टॉक। इट मीन्स इन्वेंट्री। स्टॉक का सेकेंडरी नाम हम क्या यूज कर सकते हैं? इन्वेंट्री। पुस्तकालय जहाँ समाप्त होता है वहाँ क्या स्टार्ट होता है? तो हम बात करेंगे वहाँ पर लेखांकन स्टार्ट होता है, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेखांकन चक्र की निम्नलिखित में से 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? तो फर्स्ट, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। प्रारंभिक लेखे के अंतर्गत जर्नल एंड द सब्सिडरी बुक्स आती है। वर्गीकरण, इट मीन्स द लेजर। थर्ड, सारांश के अंदर फाइनल अकाउंट कंप्लीटली। नेक्स्ट, व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार का स्वामी जो धनराशि लाता है उससे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यापार की स्थायी संपत्तियां हैं, इट मीन फिक्स्ड एसेट्स। द फिक्स्ड एसेट्स इज यूजफुल फॉर द मोर देन 1 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। मशीन। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चल संपत्ति नहीं है। चल संपत्ति इट मीन्स द करंट एसेट्स नहीं है। इन विच द नोट करंट एसेट्स, दैट इज द जस्ट स्टॉक करंट एसेट्स है, कैश करंट एसेट्स है, डेटर्स करंट एसेट्स है, बट करेक्ट आंसर इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चल संपत्ति नहीं है, करिए इसका आंसर था दीर्घकालीन विनियोग। यस। नेक्स्ट, पुस्तकालय और लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि, ये क्वेश्चन आपका वापस रिपीट हो गया, इसका करेक्ट आंसर दोहरा लेखा विधि। दोहरा लेखा विधि की किस अवस्था में व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी पता चलती है? तो हम बात करते हैं सारांश में, और सारांश में क्या इंक्लूड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। और नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोहरा लेखा प्रणाली देन है, तो इसका करेक्ट आंसर लुकास पेसियोली। लेखांकन की विधि जिसके कंपनी अधिनियम अन्य अधिनियमों में मान्यता प्राप्त होती है उसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, ड्यूल कॉन्सेप्ट मेथड। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल होते हैं लेनदार, ऋणदाता, ग्राहक। वित्तीय विवरणों में केवल विचार किए जाते हैं मौद्रिक संपत्ति, मौद्रिक दायित्व, मौद्रिक संपत्ति और दायित्व। हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट माने जाते हैं, इसलिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इसी के अंदर रिकॉर्ड होंगे।
नेक्स्ट 5,000 रुपये का वेतन का भुगतान किया, यह एक है। अब एक बात बताइए, यदि 5,000 रुपये का आपने वेतन का भुगतान किया है तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शंस कहेंगे या इवेंट्स कहेंगे? तो ये हमारे लिए एक लेन देन है। यदि ऐसा कहा जाता कि वर्ष के अंत में वेतन का भुगतान करना बाकी है तो दैट हम इसे क्या कहेंगे, एक घटना, एक इवेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट वित्तीय विवरण क्या है? तो वित्तीय विवरण एक लेखांकन है, ना कि पुस्त पालन, क्योंकि पुस्त पालन पुस्त प्लस पालन से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य पुस्तकों को व्यवस्थित क्रम से रखना होता है, ना कि लेखांकन करना। निम्नलिखित सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय, लेखांकन का कार्य क्या होता है? हमें पता है कि मेजरमेंट मनी में करेंगे, अप टू डेट हमें क्या करना होगा, फोरकास्टिंग है, निर्णय, बट खर्चों ये कार्य नहीं, ये प्रोसेस है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? तो हमें लेखांकन के क्षेत्र के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट यहाँ पर पुस्त पालन इस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो सबसे पहले पुस्तक लिखने वाले थे एडवर्ड जॉन, लेकिन इस पुस्तक का द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से हुजोल्ड कैसिल ने प्रकाशित कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय लेन देनों की मौद्रिक रूप से संक्षिप्तीकरण का वर्गीकरण की विधि है। क्या बोला हमने? वित्तीय लेन देनों को मौद्रिक रूप से संक्षिप्तीकरण करने की विधि है लेखांकन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यवसाय की भाषा कहते हैं? लेखांकन को। लेखांकन का आधार है लेन देन, घटना या पुस्त पालन। हमें ये पता है कि लेखांकन से पहले हमें क्या करना होता है, पुस्त पालन। तो हमारी जो आधार है वो पुस्त पालन है, जिसे कहते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट, पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य होता है लेन देनों का संपूर्ण लेखा करना, लेन देनों का संपूर्ण लेखा करना, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव की गणना करना, आंकड़ों का विश्लेषण निर्वचन करना, आय या दोनों। तो लेखांकन लेन देनों का संपूर्ण, करेक्ट आंसर है 4, लेन देनों का संपूर्ण लेखा करना, व्यवसाय वित्तीय प्रभाव की गणना करना। और विश्लेषण और निर्वचन का कार्यक्रम है, ये लेखांकन का कार्य है, ना कि पुस्त पालन का। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए के माल की बिक्री के बाद 10,000 रुपये का अंतिम स्टॉक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? यदि 2 लाख रुपए का माल जो बेचा गया ये तो हमारे लिए लेन देन है, और 10,000 रुपये का जो अंतिम स्टॉक है वो हमारे लिए एक घटना है। तो करेक्ट आंसर इज 1। वित्तीय विवरण भाग होता है लेखांकन का, पुस्त पालन का, अ या ब दोनों। लेखांकन पुस्त पालन का भाग है और लेखांकन का भाग हम कहेंगे कि वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। तो वित्तीय विवरण किसका भाग बनेगा? लेखांकन का। अमेरिका जनता प्रमाणित संस्थान लेखाकार के मूल तत्वों को गिनते हैं लेखांकन प्रधान बोर्ड, जबकि इंडियन यदि पूछा जाएगा तो लेखांकन मानक बोर्ड बोलना, और यदि अमेरिकन जनता प्रमाणित संस्थान की लेखाकार तो ये ध्यान रखें अमेरिकन वर्ड आते ही द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर में। नेक्स्ट, प्रबंध लेखांकन है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध के लेन देनों से संबंधित लेखांकन प्रणाली है, करेक्ट आंसर इज 3। लेखांकन का प्रत्यक्ष लाभ शामिल नहीं करता है। वित्तीय विवरणों का निर्धारण, तुलनात्मक लाभ, लाभ हानि निर्धारण, रुचिकर समूह को सूचना। तुलनात्मक लाभ, क्योंकि वित्तीय विवरणों का निर्माण करना लेखांकन का पार्ट है। डिटर्मिनेशंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये भी लेखांकन का पार्ट है। रुचिकर समूहों को सूचना देना, इट मीन्स द इंटरेस्टेड होल्डर्स ऑफ ए फर्म्स द प्रोवाइडेड द सर्विसेज एंड द इंफॉर्मेशंस, तो दैट इज कॉल्ड। तो ये 3 पार्ट है, लेकिन तुलनात्मक लाभ हमारे इस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है लुकास पेसियोली। अशोक लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2019 को मोहन लिमिटेड से 1,75,000 रुपये के लिए मशीन खरीदता है, और यह है एक लेन देन और घटना। घटना क्यों कहा गया? क्योंकि इसको 31 दिसंबर 2019 को मंथ के एंड में परचेजिंग करी गई है, तो हम इसे एक लेन देन कहेंगे। और लेकिन जो इससे हमारी असेट्स को इंक्रीज हो गई है, और असेट्स इंक्रीज होने का मतलब एक तरह से ये एक हमारे लिए घटना या इवेंट्स मानी जाएगी। नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि से संबंधित समस्याओं के द्वारा संभाली जाती है। मूल्य वृद्धि से संबंधित समस्याओं के द्वारा संभाली जाती है। तो प्रबंध लेखांकन ओनली फॉर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, लागत लेखांकन कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, बट द
हम यहाँ कहते हैं इन्फ्लेक्शंस ऑफ ए मनी दैट इज द प्रोवाइडेड टू द इंफॉर्मेशन द इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग इन द वैल्यूज ऑफ ए मनी दैट इज कॉल्ड द मुद्रास्फीति लेखांकन। वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता में शामिल होते हैं अंशधारी, सरकार या ऋणी, तो हम कहेंगे कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक कंपनी के वित्तीय विवरणों में इनमें से कौन सी उपलब्ध नहीं होती है? टोटल टर्नओवर, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल एंड द प्रोडक्शंस। तो दैट इज द नॉट प्रोवाइडेड ऑफ द अदर सर्विसेज द it is called productions. The companies are not liable to the public provided the productions level. The second is next questions. The कार्यालय किराया 5,000 रुपये चुकाया गया। यह है एक घटना, एक व्यवहार या दोनों। तो हम इसे व्यवहार कह सकते हैं या लेन देन कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे लिए है ये हमारे लिए एक लेन देन है। नेक्स्ट, स्वामित्व समता के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? स्वामित्व समता का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। अब आप बताइए शेयर होल्डर फंड को फाइंड आउट कैसे करेंगे? करंट एसेट्स एंड द फिक्स्ड एसेट्स द टोटल इक्विवेलेंट टोटल एसेट्स लेस द करंट लायबिलिटी दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड बट प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब आपने 12th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल पोज में पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, थर्ड करंट एसेट्स होती है, फोर्थ करंट एसेट्स से सीएल लेस होता है, इट मीन्स करंट लायबिलिटीज लेस होती है। तो देन हमारे पास नेटवर्किंग कैपिटल आता है। हम ये कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेटवर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और देन एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, और फिर हम शेयर होल्डर पर फाइंड आउट करते हैं। लायबिलिटी साइड में जाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो देन ये दोनों जो पार्ट हैं ये हमारे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, प्लस ध्यान ना रखें, इस जगह माइनस का साइन है। यदि स्वामित्व पूंजी 50,000 रुपये, इट मीन्स द कैपिटल जो ओनर की कैपिटल 50,000 है, दायित्व 30,000 है और स्थायी संपत्ति 70,000 रुपये, तो चालू संपत्ति का मूल्य क्या होगा? द बैलेंस शीट assets and liability side is always equal. So then assets is total 70,000 and liabilities plus capital 80,000. So that is the difference between 70 less 80 10,000. तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में 10,000। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।